नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करनाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल का दौरा रद्द हो गया है। सीएम मनोहर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। खराब मौसम और दूसरे कारणों के चलते कार्यक्रम को रद्द किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इंद्री विधानसभा को सौगात देने वाले थे सीएम। आपको बताते चले, खराब मौसम और दूसरे कारणों के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल के करनाल जिले में आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी को सीएम मनोहर लाल इंद्री विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। खराब मौसम व अन्य कारण कार्यक्रमों के रद्द होने की वजह बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले, नगर निगम व स्मार्ट सिटी से जुड़े 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास सीएम ने बीती रात हुए कार्यक्रम में ही कर दिया था। तो जो कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया है, लेकिन रात में कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कर दिया है। तो आपको बताते चले, सीएम मनोहर का दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम मनोहर के सभी कार्यक्रम रद्द हैं। खराब मौसम और दूसरे कारणों के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, सीएम मनोहर का जो दौरा था वो रद्द हो गया है। सीएम मनोहर के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम और दूसरे कारणों के चलते कार्यक्रम को रद्द किया गया है। आपको बताते चलें कि इंद्री विधानसभा को सौगात देने वाले थे सीएम, लेकिन आपको बता दें, नगर निगम व स्मार्ट सिटी से जुड़े 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास सीएम ने बीती रात ही कर दिया है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने रात में ही कर दिया, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो सीएम के आज के कार्यक्रम थे उन्हें खराब मौसम और कुछ कारणों के चलते रद्द कर दिया गया है। सीएम मनोहर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, इंद्री विधानसभा को सौगात देने वाले थे सीएम, लेकिन फिलहाल उनके सभी कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। सीएम मनोहर के सभी कार्यक्रम किए गए रद्द। इंद्री विधानसभा को सौगात देने वाले थे सीएम। वहीं आपको बता दें, नगर निगम व स्मार्ट सिटी से जुड़े 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास सीएम ने बीती रात हुए कार्यक्रम में ही कर दिया था। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा। जहांगीरपुर गांव का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। सामाजिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। 1:30 बजे जींद के उछाना पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। सामाजिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। 1:30 बजे जींद के उछाना पहुंचेंगे सीएम। झज्जर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा। जहांगीरपुर गांव का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। सामाजिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा, झज्जर से बड़ी खबर। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। सामाजिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 1:30 बजे जींद के उचाना हल्के पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं झज्जर से, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है। जहांगीरपुर गांव का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम। डेढ़ बजे जींद के उचवाना हल्के पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, झज्जर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा। जहांगीरपुर गांव का दौरा करने वाले हैं डिप्टी सीएम। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो झज्जर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है। जहांगीरपुर गांव का दौरा करने वाले हैं डिप्टी सीएम। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे।
1:30 बजे जींद की उछवाना हलके पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम का दौरा है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जींद के दौरे पर हैं और देखिए पहले वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, जो है पार्टी कार्यालय में जाएंगे और उसके बाद उनके निजी कार्यक्रम है, 1-2 शादी है वो उनको अटेंड करनी है या फिर कुछ अन्य जो पर्सनल जिसको जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए तो करीबन 1:30 बजे ही वो आज जींद आएंगे। फिलहाल तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की थी कि 70% का जो है रोजगार दिया जाएगा, लेकिन देखिए अभी कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और फिलहाल जो है जींद के दौरे पर रहेंगे आज दुष्यंत चौटाला जी। बिल्कुल परमजीत, आपसे जानना चाहती हूँ आज के इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाले और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल देखिए, जो जुलाना से विधायक हैं अमरजीत टांडा वो मौजूद रहेंगे और दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ रहेंगे। और देखिए फिलहाल वो जो है पहले कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेंगे, उसके बाद उनके कुछ निजी कार्यक्रम है, किसी जैसे शादी है किसी को उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे जो है जो कार्यकर्ता है उनकी समस्या सुनेंगे, उनका जो निपटारा भी करेंगे। तो आज जींद के दौरे पर रहेंगे दुष्यंत चौटाला जी। बिल्कुल परमजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। झज्जर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है। दोपहर 1 बजे जहांगीरपुर डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। सामाजिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 1:30 बजे जींद के उछवाना हलके भी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। यूपी चुनाव को लेकर के पीएम वर्चुअल रैली करने वाले हैं। यूपी के 5 जिलों में करेंगे वर्चुअल रैली। आपको बताते चले नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में वर्चुअल रैली होगी। पीएम की वर्चुअल रैली से 23 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई और इसी के मद्देनजर दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव को लेकर के पीएम वर्चुअल रैली करने वाले हैं। यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली की जाएगी। नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में वर्चुअली रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर के पीएम करेंगे वर्चुअल रैली। यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली की जाएगी। नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में वर्चुअली रैली होगी। पीएम की वर्चुअली रैली से 23 विधानसभा को कवर किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रैली करेंगे। यूपी के 5 जिलों में करेंगे वर्चुअली रैली। नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में रैली होगी और पीएम की वर्चुअल रैली से 23 विधानसभा कवर होने वाली है। यूपी चुनाव को लेकर के पीएम करेंगे वर्चुअल रैली। यूपी के 5 जिलों में करेंगे वर्चुअली रैली। नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में वर्चुअल रैली होगी। पीएम की वर्चुअल रैली से 23 विधानसभा कवर होने वाली है। यूपी चुनाव को लेकर के पीएम करेंगे वर्चुअल रैली। यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नाइट कर्फ्यू की मियाद ढील दी गई है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर ढील दी गई है। आपको बताते चले प्रशासन का फैसला आया है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला, नाइट कर्फ्यू अब रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले रात 10 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन आपको बता दें जैसे जैसे राहत मिल रही है, यानी कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी ढील भी प्रशासन की तरफ से लगातार दी जा रही है। फिजिकल ओपीडी दोबारा शुरू होंगी। 50% कैपेसिटी के साथ ओपीडी शुरू होंगी।
नाइट कर्फ्यू की मियाद में ढील दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अस्पतालों के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। फिजिकल ओपीडी दोबारा शुरू की जाएगी। 50% कैपेसिटी के साथ ओपीडी खुलेंगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप 12 बजे तक खुल सकते हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अस्पतालों के नियमों में भी बदलाव किए गए। तो आप देखिए, जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन भी लगातार नियमों में थोड़ी थोड़ी सी ढील देता नजर आ रहा है। नाइट कर्फ्यू की मियाद में ढील दी गई है। अस्पतालों के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। फिजिकल ओपीडी दोबारा शुरू होगी। 50% कैपेसिटी के साथ खुलेगी ओपीडी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा हुआ रद्द। खराब मौसम और दूसरे कारणों के चलते रद्द हुआ सीएम का दौरा। इंद्री विधानसभा को सीएम देने वाले थे सौगात। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक पर बोले डिप्टी सीएम और सीएम का सरकार मजबूती से लड़ेगी कोर्ट में केस। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई आरक्षण पर रोक। 75% आरक्षण के फैसले पर कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा। कहा युवाओं को बरगलाने का फैसला और जुमला था। कांग्रेस शुरू से ही कर रही थी फैसले का विरोध। कुरुक्षेत्र में खापों और किसान संगठनों की बीच हुई बैठक। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापसी की मांग। कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 दिन बाद करेंगे दिल्ली का घेराव। पलवल में साइबर ठगीरों के 4 सदस्य गिरफ्तार। इनाम जीतने का लालच देकर करते थे ठगी। पुलिस ने 20 लाख रुपए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किया बरामद। अंबाला में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। स्कूलों को 15 फरवरी तक फॉर्म 6 भरने के आदेश। सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजा शिक्षा अधिकारी ने पत्र। और पंचकुला कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा मामला। 84 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। एचएसएससी ने एसआईटी को सौंपी 84 लोगों की लिस्ट। 30 लोगों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण लेकर आई थी, जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब इस पर एक तरफ जहां पक्ष लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था और वो फैसला था हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि प्रदेश के युवाओं को निजी कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ सके।
लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस पर रोक लगा दी है। दरअसल गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है। अगर निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वो अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार का ये फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हनन है। ये फैसला उन पढ़े लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो कि अपने टैलेंट के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये कानून लागू होने से निजी क्षेत्र को नुकसान होगा और हरियाणा में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कानून से हरियाणा के विकास को नुकसान होगा और बाहर से आए लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जहां सत्ता पक्ष ने कहा कि हम मजबूती से केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार कोर्ट के अंदर अपना पक्ष ही नहीं रख पाई और ये सरकार का एक जुमला था जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पर कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है। हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। जब से इन्होंने दिया, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया। आपको याद होगा पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियां, और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है। लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है। और मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट है कि इनका मकसद केवल बेरोजगार जो हमारे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको गुमराह करने का मकसद इस सरकार का था, वो और आज साबित हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी को ही प्रदेश में लागू हुआ था।
इस कानून को 10 साल प्रभावी रहने की बात भी कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की बात भी कही गई थी। साथ ही ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा और इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। बहरहाल अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से इस कानून पर स्टे लगा देने से हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 75% आरक्षण आखिरकार क्या कुछ है। 15 जनवरी 2022 को ही कानून लागू हुआ था। पिछले साल इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई। स्टार्टअप को 2 साल की छूट देने की बात हुई थी। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की बात की गई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करी है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से काम किए जाए, परियोजनाओं को समय से कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या कुछ करना होगा और अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो हर एक विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार समय समय पर कोविड का आकलन करती है। उसी के अनुसार सरकार हिदायतों और पाबंदियों के संबंध में गाइडलाइंस जारी करती है। विज ने कहा कि वो रोजाना कोविड के चार्ट को देखते हैं और उसी हिसाब से आगे की तैयारियां की जाती हैं। नजर रखे हुए हैं और लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोगों को पूरे एहतियात बरतने चाहिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल में है। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी जारी है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना भी लगातार लगा हुआ है। वहीं आपको बताते चलें, इसी कड़ी में पंचकुला की कांग्रेस प्रभारी और क्रिश्चियन सभा की अध्यक्ष मनीषा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बात महिलाओं की जाए डेराबस्सी हलके में, तो लगातार महिलाओं का समर्थन जो है संजीव खन्ना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें लगातार मिल रहा है। और आज बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा समर्थन माइनॉरिटी सेल से एक तरह से कहूंगा महिलाओं का समर्थन मिला। और हमारे साथ हैं मनीषा। मनीषा, सबसे पहले मैं नमस्कार आप सबका। ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक भी कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। एक तरफ से आप जिला प्रभारी हैं कांग्रेस की और दूसरा क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखती हैं और पूरे प्रदेश को देखती हैं, और संजीव खन्ना से कैसे प्रभावित? एक्चुअली मैंने सर को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट जितना मैंने सुना इनके बारे में तो मुझे लगा कि ये काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ काम करूं मैं मिलके, जो काम लोगों के लिए कर रहे हैं और महिलाओं के लिए तो वैसे भी काफ़ी हेल्प भी दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे खन्ना सर को ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की। संजीव जी, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर कि लगातार महिलाओं का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता चला जा रहा है और आज एक तरह से माइनॉरिटी जो है आज आपके ऊपर उम्मीद जता रही है, क्या कहें? देखिए,
चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो कोई भी है, हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं हमारे इस प्रदेश के बीच में, और इनका जो हिस्सा है यहाँ पर 49% है। तो जहां पर आज आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा से इंदू जी आई हैं और हमारी प्रदेश से प्रदेश अध्यक्षा मोना जायसवाल जी आई हैं स्पेशल इस एरिया में चल करके। आप जानते भी होंगे कि हमारे एमसी के इलेक्शंस के बीच में भी अगर हम 25 सीटों के ऊपर यहाँ चुनाव लड़े थे, उनमें से 20 सीटों पर हमारी यहाँ महिलाएं थी। कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नारियां हैं यहाँ पर, उनको जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि वो हर घर से लेकर के चूल्हे तक और उनको हर सुविधा जो मोदी जी की नीतियों द्वारा प्रदान हुई है, कहीं ना कहीं ये सब उसी का नतीजा है। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो हमारे 3-4 ऐसे नारे हैं जो, और हमारे जितने भी इस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पंजाब में भी पूर्ण रूप से लागू हों, उसके लिए महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनमें उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राज्यसभा से लेकर के और ऊपर तक जितने भी बड़े बड़े सेल हैं उनमें हमारी जो महिलाओं को पूर्ण आदर सत्कार दिया जाता है। मैं खन्ना जी एक बात और कहना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा। जब आपको टिकट मिली थी तो सबसे कमजोर कैंडिडेट, चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो कांग्रेस हो, बोल रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन होती जा रही है। कांग्रेस अपने चुनावी मंचों से ये कहना शुरू हो गई है कि संजीव खन्ना को कहीं 20 या 25 हजार मत मिलेंगे। एनके शर्मा की बात करें तो वो भी 15-20 हजार बोलने लगे। तो क्या 10 मार्च को पहुंचते पहुंचते, या यूं कहें कि 20 फरवरी तक आप कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होंगे? देखिए, सबका अपना अपना अनुमान रहता है, कोई ताकतवर या कोई कमजोर नहीं होता। अगर हमारा इतना बड़ा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में सबसे बड़ी, हमारी संसार में आप कहें तो सबसे बड़ी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम यहाँ पर उनके उम्मीदवार हैं, नुमाइंदे हैं और कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में अगर किसी को भी अगर प्रदेश में जनता की सेवा के लिए किसी राज्य में अगर लगाया जाता है तो वो सोच समझ के लगाया जाता है। ऐसे टिकटों का आवंटन नहीं होता कि घर में बैठे 2 बंदे बैठे और टिकटें बढ़ गई। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो हमारे सीएम साहब ही ले लीजिए पंजाब के, जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और बीजेपी में चले आए। तो हम लोग कहें कि वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो हवा नहीं है, ये आंधी है। ये जो हर रोज जो यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, ये मोदी की जो कार्य प्रणाली है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, जो यहाँ हमारे पंजाब में आए, जिसका हम पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन लोगों द्वारा उनका मान सत्कार और आदर में कमी रही है और जो उनको असुरक्षा की भावना हुई है, उससे लेकर के हम लोग सब पंजाबी यहाँ पर शर्मिंदा हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उस सब चीजों को लेकर भी लोगों में रोष है, और उस रोष को देखते हुए लोगों का हृदय परिवर्तन है, बहुत भारी हृदय परिवर्तन है। और आंधी चल रही है, मोदी नाम की आंधी है, कमल के फूल की आंधी है। हम आपसे ये पूर्ण विश्वास से कहते हैं, लोग जो मर्जी अनुमान लगाएं, कहीं ना कहीं अगर पंजाब में कोई भी अगर पंजाब में सरकार बनती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा और उसमें हम विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव खन्ना, और आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का जो समर्थन है वो लगातार संजीव खन्ना जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें मिलता चला जा रहा है। बाकी ये तो समय के गर्व में है कि आखिरकार जीत का परचम कौन सा प्रत्याशी लहरा पाएगा। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, डेराबसी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।